हम्म तो अब तक हमने जान लिया सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट था जहां पे इंटायर मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड होता था। साथ ही साथ हम इस यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे, इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ पर, एक पार्टिकल बॉडी m जिसका मास m1 है, बॉडी m1 का यहाँ से डिस्टेंस जो है इसका r1 है, और दूसरी बॉडी जिसका बॉडी नंबर 2 का जो डिस्टेंस है OB है, OB के बराबर है, R2 के बराबर है, एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस R है जो OC जो है वो R वेक्टर के बराबर है। साथ ही साथ हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 एंड R21 लिए थे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 जो था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था, और BA वेक्टर R21 वेक्टर जो था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर था। ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह भी वर्क करता है। नाउ जो हमारे पार्टिकल्स बॉडी थी, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, उनका मास m1 m2 था, तो बॉडी जो थी एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स भी लगा रही थी। तो F12 इज इंटरनल फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी नंबर 2। बॉडी नंबर 1 के द्वारा बॉडी नंबर बॉडी नंबर 2 के द्वारा बॉडी नंबर 1 पे जो फोर्स लगाई जा रही थी F12 है, एंड बॉडी नंबर 2 पर बॉडी नंबर 1 के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है F21 है। एंड ये जो है इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स होने की वजह से ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनती हैं। दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एंड इसके बाद हमारे पास तो एक्सटर्नल फोर्स भी थी, F1 एंड F2। F1 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी 1 एंड F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी नंबर 2। ये सारी बातें हमने जानी थी। नाउ अब हम जानेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में। वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2। वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 and 2 having mass m1 and m2 respectively। कितनी वेलोसिटी निकल करके आती है दोनों की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हमारी वेलोसिटी v1 है, और ए का डिस्टेंस जो r1 है, d/dt r1 वेक्टर। ये v1 वेलोसिटी मतलब बॉडी नंबर 1 की वेलोसिटी निकलेगी हमारे पास, ये वेक्टर आएगा, एंड v2 वेलोसिटी जो निकलेगी वो निकलेगी d/dt r2 वेक्टर के बराबर। ये दो वेलोसिटी हमारी r1 एंड r2 के बराबर निकलेंगे। नाउ जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, नेक्स्ट वेलोसिटी निकालने के बाद हम मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 एंड 2। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हमारा होगा P1 फर्स्ट बॉडी का, दैट इज मास, मोमेंटम फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 v1, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं md/dt r1 वेक्टर। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली P2 vector equals to m2 v2 vector, that is equals to m2 d/dt r2 वेक्टर। ये दो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगे। नोट डाउन। नाउ
The total force acting on a particle. Next is total force acting on a particle. Yeah, total force acting on a body 1. बॉडी 1 पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? पहला तो F12 और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। टोटल फोर्स बॉडी नंबर 1 पे कितना हुआ? दैट विल कम टू F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर के बराबर। इट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नंबर 1। बॉडी नंबर 1 पर इतना सारा फोर्स हमारी बॉडी एक्ट कर रही है। नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नंबर 2। बॉडी नंबर 2 पर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रही है? दैट बिकम इक्वल्स टू F2 प्लस F21 वेक्टर एंड वेक्टर। इतना फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है। बॉडी नंबर 1 पर बॉडी नंबर 1 पर एक F1 और F12 है, तो उनका दोनों का सम के बराबर, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नंबर 2, एक F2 और एक F1, ये दो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इसके आगे हम आगे देखते हैं। जो फोर्स होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड लॉ rate of change of momentum change of momentum is directly proportional to force applied, force applied। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के, कितनी फोर्स बॉडी के द्वारा अप्लाई की जाएगी। सो that is dp equals to dt equals to force वेक्टर एंड वेक्टर। ये हमारे पास लॉ हमें देता है सेकंड लॉ। के कांस्टेंट वगैरह हमने निकाल करके के की वैल्यू 1 होती है। सो तो इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी के केस में हम देखते हैं, हाँ, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 1, तो ये हो जाएगा dp1 वेक्टर इक्वल्स टू dt, और इस टोटल फोर्स जो वर्क कर रही हैं वो ये दोनों फोर्सेस हैं। तो वी हैव F1 प्लस F12 वेक्टर वेक्टर, ये दोनों फोर्स वर्क कर रही हैं हमारी बॉडी नंबर 1 पर। सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 2, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 2 पर टोटल फोर्स कितना वर्क कर रही है? तो जैसे हम थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं थोड़ा यूं करके, इट इज इक्वल टू डी पी वेक्टर 2 डी टी इक्वल्स टू एफ वेक्टर 2 प्लस F21 वेक्टर के बराबर टोटल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी नंबर 2 पर।
तो बॉडी नंबर 2 पर और बॉडी नंबर 1 पर इतनी फोर्स एक्ट कर रही है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रही होगी, टोटल फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन अ सिस्टम। तो इसके लिए टोटल फोर्स acting on a system, it become equals to dp1 vector dt plus dp2 vector dt बराबर f1 plus f12 vector plus f2 plus f21 वेक्टर। इस फॉर्मेशन में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ एज वी नो, जो हमारा इंटरनल फोर्स होता है वो इक्वल इन अपोजिट होता है। इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल इन अपोजिट। तो इक्वल इन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये और ये एक दूसरे को मूव कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बस क्या बचेगा, डी p1 वेक्टर dt प्लस डी p2 वेक्टर dt बराबर f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। ये फॉर्मेशन बनेगा। हम f1 वेक्टर और f2 वेक्टर को कैसे एक सिंगल फोर्स f से नोट करेंगे, वी आर गोइंग टू नोट इट बाय अ सिंगल फोर्स f। नाउ यहां से हमारे पास जो f है उसकी वैल्यू आती है डी p1 वेक्टर एंड dt प्लस डी p2 वेक्टर dt। ये वैल्यू हमारे पास फोर्स की आती है। नाउ हमें मोमेंटम की वैल्यू पता है, तो मोमेंटम की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट किए देते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास बनता है डी m1 b1 वेक्टर इंटू dt प्लस डी dt m2 b2 वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। डी को हम बाहर निकालते हैं और मास को बाहर निकाल लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास बन जाती है F इक्वल्स टू m बाहर निकल आया, डी dt अभी dt को नहीं निकालते, मास को नहीं बाहर निकाल रहे हम केवल dt को बाहर निकालते हैं। dt को बाहर निकालने पर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है दोनों में से लेने पर, या इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं m1 b1 वेक्टर प्लस m2 b2 वेक्टर। चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही कंडीशन में हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। देयर इज नो चेंज गोइंग टू अकर विद इन अ वैल्यू। नाउ अब हम इसकी जगह वेलोसिटी की जो वैल्यू हमने निकाली थी, ये जो निकाली थी, इन्हें पुट करेंगे। हाँ, जो ये वैल्यू हमें निकली थी, ये वाली वैल्यू b1 और b2 के लिए, उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, d dt m1 d dt r1 वेक्टर प्लस m2 d dt r2 वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। इसमें से भी हम डी dt बाहर ले लेते हैं,
we are going to take d dt as common. So what the value we are going to have? d square dt का square and m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है. नोट इट डाउन. नाउ हमारे पास जो फॉर्मेट बन के आता है वो बन के आता है f इक्वल्स टू डी स्क्वायर डी टी का स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर का 2. ये हमारे पास वैल्यू करके आती है. इसके अंदर हम एक काम करेंगे अब. f इक्वल्स टू, इसमें ऊपर और नीचे हम m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास क्या आएगा? m1 प्लस m2 डी स्क्वायर डी टी का स्क्वायर एंड m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस r1. इसे वेक्टर पूरा ही लेते हैं. इस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे. इन दिस फॉर्म वी आर गोइंग टू राइट इट. सो ये हमारे पास वैल्यू मिलती है फोर्स की. नाउ अब हम नेक्स्ट कंडीशन ये लेंगे. हम सपोज करते हैं कि जितना भी मास है हमारा कंसंट्रेटेड सेंटर ऑफ मास पे, तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी? इफ whole mass of the body, whole mass of the body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated at the center of mass, at the center of mass. सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है तो F वेक्टर, वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. हम इसे लिख सकते हैं ऐसे m1 m2 डी स्क्वायर डी टी का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड है तो R वेक्टर के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है. तो ये फॉर्म हमारे पास निकल करके आती है. नाउ अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनती हैं. नाउ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, सिंपल डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो. कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन on comparing both the equation, हमें क्या वैल्यू निकल के आती है? What the value we obtains is this. R जो है हमारे पास वैल्यू निकल के आती है R वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. इट्स अ वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा उसका हमें ये वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन निकल के आता है. सो नोट इट डाउन. नाउ इसे हम ऐसे लिख सकते, इसे m को इधर ले जाएं हम तो हमारी वैल्यू ऐसी भी लिखी जा सकती है, ऐसे m1 प्लस m2 r वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2
R2 वेक्टर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जाना सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कि हमारी बॉडी का पूरा पूरा मास, इंटर मास जो होता है कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लगाएं या फिर पूरी बॉडी पे लगाएं, तो ऐसी कंडीशन में रेस्ट और मोशन जो स्टेट होती हैं वो अनइफेक्टेड रहती हैं। हमने आपको यहाँ से दिखाया था कि हमारे पास एक एक्स बाई जेड एक प्लेन है। यहाँ पर एक बॉडी वन बॉडी जो है जिसका मास m1 है वो यहाँ पे रखी है। इस पर F1 फोर्स लग रही है जो एक्सटर्नल है, एंड इसका मास m1 है और इस पर इंटरनल फोर्स F12 लग रही है। वहीं दूसरी बॉडी थी R जो कि B पॉइंट पर रखी थी और इसका डिस्टेंस OB था, R2 वेक्टर के बराबर था। इसका मास m2 था और इस पर लगने वाली इंटरनल फोर्स जो थी F21 थी और एक्सटर्नल फोर्स जो थी F2 वेक्टर की एक्सटर्नल फोर्स पे लग रही थी। ये सारी बातें हमने देखी थी। इसके बाद हमने सॉल्व करने के बाद में हमने वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू जो थी हमने निकालने के लिए अलग पॉइंट जो एओ ए बी बी इन सबको पुट किया, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें डी आर अपॉन डी टी मिली। V2 की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ डी आर टू डी टी के बराबर मिली थी। फिर हमने मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी। मोमेंटम के बाद हमने निकाला था सेकंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू। तो टोटल फोर्स ऑन वन पार्टिकल सेकंड पार्टिकल हमें इस प्रकार से मिली थी dp अपॉन dt f1 प्लस f2 dp2 dt f2 f21 के बराबर। जब हमने दोनों को ऐड किया नेट फोर्स निकालने के लिए, तो हमने ये देखा कि हमारी ये दोनों फोर्स जो थी वो इक्वल अपोजिट थी, तो वो कैंसिल आउट हो गई। दे आर गोइंग टू बी कैंसिल आउट, दे आर गोइंग टू बी कैंसिल आउट और हमारी वैल्यू इतनी बची। नाउ F1 F2 कंबाइन करके हमने F लिख दिया और F की वैल्यू हमारे पास dp1 t और प्लस dp2 इसके बराबर वैल्यू मिली। अब हमने P की वैल्यू, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, d अपॉन dt को बाहर निकाला और ये वैल्यू रखी। नाउ B1 वेक्टर और B2 वेक्टर को पुट किए यहाँ पर और इसको हमने बाहर निकाल दिया और ये निकालने के बाद m1 r1 प्लस m1 r2 के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। नाउ हमने m1 प्लस m2 ऊपर और m1 प्लस m2 नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन आई। नाउ हमने ये माना कि सारा का सारा मास जो है सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है। होल मास इज गोइंग टू सपोर्ट, होल मास इज गोइंग टू कंसंट्रेटेड सेंटर। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्वेश्चन ये बनी m1 प्लस m2 d2 अपॉन dt का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा। अगर हम ये माने तो ऐसी कंडीशन में r और दोनों क्वेश्चन कंपेयर करें तो r की वैल्यू हमारे पास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 प्लस r2 के बराबर मिलती है और जब m1 और r2 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल करके ये आती है।